नमस्कार दोस्तों, एनसीआर कोचिंग क्लास में जो आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज करंट अफेयर 30 मई का जो है हम शुरू करेंगे। मेरा गुरमीत सिंह तेवतिया। तो आपको सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। और जो आप जैसे कि लिंक देख रहे हैं, तो ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और बाकी इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप लोग जो है पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकें। ठीक है। तो और ये जो लिंक है ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, यहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 30 मई का जो है करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने करंट अफेयर्स का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। तो पहले हमारा ऑप्शनल पैटर्न था, तो पैटर्न हम चेंज करके वन लाइनर और किया है, और साथ ही साथ जो है उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो ये आप बताइएगा ज़रूर कि ये पैटर्न आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि अब सारे वीडियो जो है मैं इसी पैटर्न पे करंट अफेयर्स की बनाने वाला हूँ। ये पहला पॉइंट है हमारा कि वित्त मंत्री ने पैन के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, तो जो है वित्त मंत्री कौन हो गई हमारी निर्मला सीतारमन। और पैन नंबर कुछ पैन जो है पैन का फुल फॉर्म हो गया परमानेंट अकाउंट नंबर की सुविधा का शुभारंभ किया है। इस सुविधा से लगभग वास्तव में जो है आधार पर शुरू किया गया है, और इस सुविधा का लाभ वे पैन आवेदन उठा सकते हैं जिनका पास वैध आधार नंबर होने के साथ जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ पंजीकृत है। और इस नई सुविधा के लॉन्च के बाद आवंटन प्रक्रिया अब कागज रहित हो गई है, और आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक पैन ई पैन के जरिए निःशुल्क जारी किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि पैन नंबर के जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अब जिन लोगों के पास वैलिड आधार कार्ड है और उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो उसे कागज़ों की ज़रूरत नहीं है कि ये कागज़ लगाओ वो कागज़ लगाओ। ये सारी सुविधा इसमें होने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारा राज्य से। तो राज्य समाचार में जो है पॉइंट है हमारा ये कि आर श्रीरेखा होंगी केरल की पहली महिला डीजीपी। ठीक है, तो आर श्रीलेखा जो है केरल पुलिस की महानिदेशक बन गई है, और केरल सरकार ने इन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के डीजीपी के रूप में चुना है, और बैच 1987 की अधिकारी हैं, और वे केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं। तो इतने सारे पॉइंट हमारे जो हैं इस पॉइंट से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो केरल के भी हम और बात कर लेते हैं। तो केरल की जो है मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम। तो ये तीन चीज़ें जो है आप लोगों को ज़रूर पढ़नी है हर स्टेट के साथ। ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है? पहला,
स्टेट का मुख्यमंत्री कौन है। दूसरा, आपको स्टेट का राज्यपाल कौन है। और तीसरा, स्टेट की राजधानी क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी स्टेट आए उन सभी स्टेटों की जानकारी आपको दी जाए। अगर कोई छूट जाता है तो उसके लिए आप लोग खुद से जो है उसे नोट कर लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि समझौता जो है को क्या समझौता हुआ है। तो समझौते की हम बात करते हैं तो भारत ने महाराष्ट्र की सड़कों के विकास के लिए एडीबी के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये एक हमारा समझौता हुआ है हाल ही में। तो इसकी अगर हम बात करते हैं समझौते की, तो एडीबी के पहले हम जान लेते हैं कि एडीबी क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एडीबी बोलते हैं। और भारत सरकार ने जो है महाराष्ट्र की सड़क बुनियादी ढांचे के लिए जो है 177 अमेरिकन मिलियन डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत 450 किलोमीटर लंबी जो है राजमार्ग बनाने की और जिले की प्रमुख सड़कों और उन्नयन के लिए उद्देश्य हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और सुधार परियोजना के में 2 प्रमुख जिले की सड़कें और 11 राज्य मार्ग में 450 किलोमीटर की संयुक्त लंबी सड़क है। और इस योजना के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे और औद्योगिक रेल आदि ये सब चीज़ें हैं। जिला मुख्यालय और कनेक्टिविटी में सुधार आएंगे। तो हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। उद्धव ठाकरे। ठीक है, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की जो है कैपिटल मुंबई, सभी लोगों को पता होगा ये तो। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है। मासुगु अस्कावा। ठीक है, हम बात करते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा नियुक्ति से हो गया। तो लियो पुरी होगी जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष। तो ये है लियो पुरी, ये जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के नए अध्यक्ष होंगे। लियो पुरी को जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की गई है। और कल्पना मोरपारी का स्थान लेंगे। कल्पना मोरपारी फ़िलहाल में जो है इन दोनों जगह के अध्यक्ष हैं, जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की। और 2021 में पहले क्वार्टर तक जो है ये अपने अध्यक्ष पद की घोषणा शुरू हो जाएगी इनकी, मतलब अपना पदभार संभाल लेंगे। इसमें जो है एक और बदलाव करा गया। तो जो मुरली मेया है, मुरली मेया को मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है जेपी मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के लिए। ठीक है, तो इसमें और पॉइंट देखते हैं। जेपी मॉर्गन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी कौन है। जेमी डीमन। तो नेक्स्ट और जो है नियुक्ति किसकी हुई है, तो उस पर बात करते हैं हम। ईमेन इज्जत जो है कैपजेमिनी ग्रुप के नए सीईओ।
जो कैपजेमिनी ग्रुप है उसके नए सीईओ बनने वाले हैं। तो इवेन इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी की प्रमुख कैपजेमिनी समूह का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वर्तमान मुख्य अधिकारी पॉल हेमलिन की जगह ली है और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं जारी रखेंगे। पॉल हेमलिन जो है ये बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं अपनी जारी रखेंगे और ईमान इज्जत की नियुक्ति शेयर धारकों के वार्षिक आम बैठक के अंत में की गई थी। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट जो नियुक्ति हुई है, तो नेक्स्ट नियुक्ति है विप्रो ने थियरी डेलमेटा को नियुक्त किया है अपना नए सीईओ और एमडी के पद पर। तो जो आईटी मुख्य विप्रो जो है, विप्रो ने थियरी डेलापोर्ट को अपना नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ बनाया है और प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और वह विप्रो के वर्तमान सीईओ और एमडी जो है अबीदाली नीमचवाला की जगह लेंगे। इससे पहले जो है थियरी डेलपोर्टा कैपजेमिनी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और सदस्य बोर्ड के सदस्य भी थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष जो है अभी कौन है, ऋषद परमेजी जो है अध्यक्ष हैं। और ये जो आपको लिंक दिख रहा है ये लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का है। तो आप जो है या तो इसे डायरेक्ट भी टेलीग्राम से वो कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे चैनल को जो है वहाँ से ज्वाइन करके। वरना डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका जो है लिंक डाल दूँगा, तो आप जो है वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जाके जो है वो चैनल को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। अब क्या कर ले? नेक्स्ट जो ज्वाइनिंग हुई है, तो नेक्स्ट ज्वाइनिंग है आईओसी ने नरेंद्र बत्रा को बनाया ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य। तो आईओसी क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आयोजन के अध्यक्ष जो है नरेंद्र बत्रा को जो है ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। और ओलंपिक चैनल आयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक में आईओसी की जो कार्यकारी बोर्ड और आईओसी के अध्यक्ष की सलाह देने का कार्य करता है। तो इसमें नेक्स्ट जो है देखते हैं कि परीक्षाओं में क्या चीज़ महत्वपूर्ण पूछी जाती है इससे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है आईओसी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, लोजेन, कहाँ पर है ये, स्विट्ज़रलैंड में। और आईओसी के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाख, ये भी अध्यक्ष हैं। और आईओसी में जो है अभी किसे चुना गया है, चैनल कमीशन का सदस्य जो है नरेंद्र बत्रा को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुरस्कार, कि किस किस को क्या क्या पुरस्कार दिया गया है। अब पुरस्कार की हम बात करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका HIV शोधकर्ता
जो हमारे क्वारेस्का अब्दुल करीम ने जीता क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार। तो क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से उन्हें जो है सम्मानित किया गया है। और कौन है? अब्दुल करीम जो है जिन्होंने HIV शोध करता है ये। तो चलिए डिटेल पढ़ लेते हैं। तो महिलाओं को वायरस बचाने के लिए टॉपिकल जेल की खोज करने वाले दक्षिणी अफ्रीका HIV शोधकर्ता जो क्वारेस्का अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार फ्रांस में विज्ञान क्षेत्र में दिया जाने वाले शीर्ष पुरस्कारों में से एक है। इन्हें डरबन स्थित सेंटर फॉर एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका के प्रिस्का बोलते हैं, जिसे वो प्रमुख है अपने काम के लिए आधा मिलियन यूरो मतलब $5,51,000 पुरस्कार जीता। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बारे में जो है इससे अलग जो पॉइंट है। तो राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामफोसा। और रेड दक्षिण अफ्रीका के अधिकारी, रेड जो है दक्षिण अफ्रीका की अधिकारी मुद्रा है। नेक्स्ट आते हैं हम बैठक व सम्मेलन पर। बैठक एवं सम्मेलन। तो बैठक कौन कौन सी हुई? तो बैठक की हम बात करते हैं। तो निर्मला सीतारमण ने FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो ये जो पॉइंट है, इस तरह के पॉइंट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। ठीक है। तो जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, या सभी को पता है, निर्मला सीतारमण ने जो है वित्तीय स्थिरता विकास परिषद, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। और FSDC की बैठक में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वित्तीय क्षेत्र के नियामक व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। और बैठक के प्रतिभागियों ने कोविड-19 की महामारी के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत सरकार एवं नियामकों द्वारा हाल ही में महीने में उठाए गए निर्णय के जो है समीक्षा की। क्या चीज़ आपको इसमें याद रखना है? FSDC की फुल फॉर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और 22वीं बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण हमारे क्या हैं? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा खेल समाचार। तो खेल समाचार की हम बात करते हैं। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। तो गोवा में अक्टूबर-नवंबर में जो आयोजित किए जाने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल थे, वे कोविड-19 महामारी की वजह से अनिश्चित काल के लिए जो है अभी उन पर रोक लगा दी गई है। और इन खेलों का जो आखिरी संस्करण था वो 2015 में केरल में हुआ था। तो इससे जो है अगर कुछ पूछने वाले पॉइंट इससे अलग अगर आता है तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इससे अलग अगर पूछा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? नरेंद्र ध्रुव बत्रा को। और ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय का नई दिल्ली में। और चलिए महत्वपूर्ण दिनों की बात करते हैं।
तो महत्वपूर्ण दिन में जो है हमारा पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। तो 29 मई को दुनिया भर में जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांत सैनिक दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी तो थीम से पहले हम देख लेते हैं उन सभी महिला और पुरुषों को समर्पित किया जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की शांति में अभियोजन में सैन्य, पुलिस और नागरिक के रूप में सहायता की है या कार्य किया है। तो इसकी जो थीम थी, थीम वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस, ये इसकी थीम थी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जो है वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। तो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो है 29 मई को मनाया। जो प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी और ऑर्गेनोलॉजी WGO फाउंडेशन या WGOF के सहयोग से मनाया जाता है। और वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2020 जो था अभियान, इसका टॉपिक क्या था? गट माइक्रोब ए ग्लोबल पेरेस्टिव, ये इसका टॉपिक था। जो वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया गया, इसका जो टॉपिक या थीम जो भी आप बोलना चाहिए, ये इसकी थीम है गट माइक्रोब ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इससे अलग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो WGO का जो मुख्यालय है वो मिल्वॉकी में जो है अमेरिका में है और WGO की स्थापना 1958 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वर्ल्ड हंगर डे, ये 28 मई में मनाया गया था वर्ल्ड हंगर डे। और इसका उद्देश्य भूखमरी से ग्रस्त 820 मिलियन से अधिक लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था और 2011 के बाद से भूखमरी बीमारी से की जागरूकता फैलाने के लिए बल्कि स्थायी उपक्रमों को माध्यम से भूखमरी एवं गरीबी को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। इसका सबसे पहले कब मनाया गया थे? 2011 में। तो इससे रिलेटेड जो है जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप देख लीजिए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 117 देशों में 102 नंबर ये भारत का था। भारत जो है नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे है। चलिए नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस। 28 मई को मनाया था ये हमारा। तो महिला का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस जो है 1987 के बाद प्रत्येक 28 मई को जो है विश्व में मनाया जाता है और दुनिया भर की महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और कल्याण जैसे कि जो है यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के लिए जो है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ एंड राइट के लिए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है SRHR भी बोल देते हैं, से जुड़े मुद्दों से जो है महिलाओं को जागरूक किया जाए। और 28 मई को जो है स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस पर महिलाओं के लिए विश्व जो है वैश्विक प्रजनन अधिकारी द्वारा जो है मनाया जाता है वुमेन ग्लोबल नेटवर्किंग फॉर रिप्रोडक्शन राइट्स WGNRR।
द्वारा मनाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं WGNRR, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई 1984 में। नेक्स्ट जो इससे अलग समाचार हैं उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है कि पेटन ने जो है अपना नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया। तो पहले इसका नाम क्या था? पेट्रोकेमिकल्स की बजाय जो है पहले प्लास्टिक था नाम में, तो ये प्लास्टिक की बजाय पेट्रोकेमिकल नाम चेंज कर दिया है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। तो सिर्फ जो है प्लास्टिक हटाकर पेट्रोकेमिकल्स लिख दिया है, बाकी नाम जो है पहले भी सीपैट होता था, अब भी सीपैट है। और जो है संस्था का नया नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत जो है तमिलनाडु अधिनियम 27/1975 के तहत पंजीकृत कराया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड और कोई जो है, जो केंद्र रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो है उनका नाम अगर क्या है? DV सदानंद गौड़ा। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं निधन पर। तो निधन की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जो है अजीत जोगी का निधन हो गया। अजीत जोगी जो है छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। और पहले मुख्यमंत्री थे, और 2000 में जो है जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था तो 2000 से लेकर 2003 तक अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने। तो छत्तीसगढ़ के अब जो है मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं, और राज्यपाल अनुसुईया उइके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। चलिए इसी के साथ जो है करंट अफेयर्स हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आप को जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।